हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। हर्पल न्यूज के खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग भारत में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग भारत में आज बात करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे मां काली मंदिर का उद्घाटन। 50 साल बाद हुआ पुनर्निर्माण। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने नष्ट किया था मंदिर। पीएम मोदी आज यूपी और उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों से करेंगे मुलाकात। चुनाव को लेकर होगी चर्चा, देंगे जीत का मंत्र। पीएम मोदी अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। वाराणसी में होगा कार्यक्रम। सीएम योगी और हरदीप सिंह पुरी भी होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान, वीर सैनिकों के नाम पर रखा जाएगा छावनियों की सड़कों और इमारतों का नाम। देश में ओमिक्रॉन की बड़ी रफ्तार, 14 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 87 पहुंची। केंद्रीय गृह सचिव ने की समीक्षा बैठक। आज काशी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में देश के महापौर आएंगे, उन्हें आमंत्रित किया गया है। वहीं 16 दिसंबर की सुबह से उनका आना शुरू हो जाएगा। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को नगर विकास विभाग की प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय नगर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी करेंगे। 3 दिवसीय ये प्रदर्शनी 17, 18 और 19 दिसंबर को टीएफसी में आयोजित होगी। 17 दिसंबर को बाहर से आए महापौर प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। 18, 19 दिसंबर को लोगों के लिए प्रदर्शनी खुली रहेगी। पीएम मोदी आज यूपी और उत्तराखंड से पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मिलेंगे। आपको बता दें, सुबह के नाश्ते पर होने वाली इस मुलाकात में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान सांसदों के साथ चुनाव को लेकर चर्चा भी होगी और कई सांसदों को पीएम की तरफ से काम को लेकर दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। पीएम मोदी देश भर के बीजेपी सांसदों के साथ अपने आवास पर नाश्ते पर मिल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को शाहजहांपुर के रेलवे मैदान में देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। मेरठ से शुरू होने वाला एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से होकर प्रयागराज पहुंचेगा। इस पर करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के बाद पीएम जनता को संबोधित करेंगे। इस मौके पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे से सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ कृषि, वाणिज्य, पर्यटन और उद्योगों की आय को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अलग अलग उत्पादन इकाइयों, विकास केंद्रों और कृषि उत्पादन क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए एक औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में मदद करेगा। आज का दिन भारत की वीरता का परिचायक है, क्योंकि आज से ठीक 50 साल पहले भारत के वीर जवानों ने अपने अदम्य साहस और पराक्रम के दम पर पाकिस्तान को धूल चटाई थी। बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष के बाद आज के ही दिन बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। 1971 में देश के शूरवीरों ने पाकिस्तानी सेना को हराकर विजय पताका फहराई थी। ऐसे में इस खास दिन, जहां एक तरफ दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के विजय दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए ढाका में हैं। आज देवी काली के रमना काली मंदिर नामक एक पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस एस्टेट्स डायरेक्ट यानी रक्षा संपदा महानिदेशालय के 96वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान महानिदेशालय के अधिकारियों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण करने वाले बहादुर सैनिकों और दिग्गज लोगों के नाम पर कैंट और सैन्य छावनियों में सड़कों और इमारतों के नाम होने चाहिए। इस दौरान डीजी डिफेंस एस्टेट्स अजय कुमार शर्मा और रक्षा सचिव अजय कुमार भी मौजूद रहे। हालांकि रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सड़क के नाम बदलने के दौरान इतिहास से किसी तरह छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। साथ ही जिन ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों ने देश के लोगों की भलाई के लिए सराहनीय कार्य किया है, उनके नाम नहीं
बदले जाने चाहिए। इस मौके पर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान छावनी परिषद द्वारा कार्यों की रक्षा मंत्री ने सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के सभी कैंट महामारी की तीसरी लहर से भी लड़ने के लिए तैयार है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने उत्कृष्ट कार्यों के लिए अलग अलग कंटेनमेंट बोर्ड को सम्मानित किया। दिल्ली कैंट को सभी 62 छावनियों में सबसे स्वच्छ होने के लिए रक्षा मंत्री अवार्ड दिया गया। पुणे को हॉस्पिटल के रखरखाव और मेडिकल सुविधाओं के लिए सम्मानित किया गया। कोसली छावनी को डिजिटल क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े चुनावी रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर है। असल में भारतीय जनता पार्टी अपनी सहयोगी निषाद पार्टी के साथ लखनऊ में संयुक्त रैली करने जा रही है और इस रैली में अमित शाह भी शामिल होंगे। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के रामाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित होने वाली रैली के लिए बीजेपी और निषाद पार्टी ने सरकार बनाओ और अधिकार पाओ का नारा दिया है। फिलहाल राज्य के चुनावों को देखते हुए इस रैली को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में निषाद समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है और जो चुनाव में बड़ी भूमिका निभाता है। आपको बता दें कि लखनऊ में आज होने वाली रैली में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मंच पर मौजूद रहेंगे। दरअसल राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी पार्टियां छोटे दलों को साथ लेकर चल रही हैं और बीजेपी ने राज्य में निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया है। वहीं राज्य में बीजेपी अपना दल के साथ गठबंधन में है और माना जा रहा है कि दोनों ही दल विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक लंबी वार्ता चली। इस दौरान दोनों के बीच गठबंधन को लेकर सहमति बनी। ये बात खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए शिवपाल और अपनी फोटो को साझा करते हुए लिखा कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हो गई। साथ ही अखिलेश ने लिखा, क्षेत्रीय दलों को साथ लेके चलने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। प्रदूषण के हालात के मद्देनजर स्कूल खोलने और निर्माण गतिविधियों को फिर से इजाजत पर फैसला आज होगा। इस मामले में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने दूध और डेयरी इकाइयों को फिर से 24 घंटे शुरू करने की अनुमति दी है। आज इस पर यह होगा कि स्कूलों को फिर से खोलना और निर्णय गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए या नहीं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 17 दिसंबर को या उससे पहले स्कूलों को फिर से खोलने और निर्माण कार्य प्रतिबंध हटाने पर फैसला होगा। औद्योगिक इकाइयों को दी जा रही छूट के प्रभाव के आधार पर स्कूल और निर्माण पर फैसला किया जाएगा। वहीं 6 थर्मल पावर प्लांट जिन्हें बंद कर दिया गया था, उन्हें फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है। बैंक की 2 दिवसीय हड़ताल जारी है। इसके चलते देश भर के बैंकों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बैंकों की हड़ताल से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही तैयारियों का विरोध करने के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने हड़ताल करने का ऐलान किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तहत बैंकों की नो यूनियन आती है। वहीं कल से देश भर में सरकारी बैंक शाखाओं में काम ठप पड़ा हुआ है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को चंडीगढ़ में सूचना तकनीक विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाएगी जो कि गांव के टैलेंटेड युवाओं को उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने और आर्थिक रूप से संपन्न करने में गेम चेंजर साबित होगी। डिप्टी सीएम ने ये जानकारी तकनीक विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से बिना नाम लिए विरोधियों पर सियासी निशाना साधा है। सीएम अशोक गहलोत ने अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कहा है कि मैं तीसरी बार प्रदेश का सीएम बना। जाति पाति के हिसाब से तो मैं मुख्यमंत्री बन नहीं पाता। मेरी जाति का एक एमएलए है और वो भी
खुद ही हूँ। अगर 36 कौम मुझे प्यार नहीं करती, प्रदेशवासी मुझ पर विश्वास नहीं करते, प्यार नहीं करते, तो आज मैं यहाँ आपके सामने खड़े होकर दो बातें कहने की स्थिति में नहीं होता। तीसरी बार मुख्यमंत्री बना, जाति पाति की राजनीति नहीं पाता हूँ। मेरी जाति का एक आदमी एमएलए केवल, वो मैं खुद ही हूँ। अगर 36 कौम मुझे प्यार नहीं करती, विश्वास नहीं करती, प्रदेशवासी, तो मैं आज आपके सामने खड़े होकर दो बातें कहने की स्थिति में नहीं। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के भारत के दौरे पर है। उनके आधिकारिक दौरे की शुरुआत शुक्रवार को होगी। वो इस दौरान पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी और अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ वार्षिक रक्षा वार्ता करेंगी। फ्रांस के दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। दूतावास ने आगे बताया कि वार्ता में व्यापक रूप से भारत फ्रांस रक्षा सहयोग के पहलू शामिल होंगे। इसमें ऑपरेशनल डिफेंस कॉरपोरेशन, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा, मेक इन इंडिया के अनुरूप औद्योगिक और तकनीकी साझेदारी और आतंकवाद विरोधी सहयोग शामिल है। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां तो कई हुई हैं, लेकिन इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी संजय उपाध्याय, राय अनूप, निर्दोष चौधरी और अब डॉक्टर संतोष कुमार चौरसिया है। इस मामले में हाल ही में गिरफ्तार हुए डॉक्टर संतोष कुमार चौरसिया को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के आलमबाग से दबोचा है। एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने ऐसा बताया है कि संतोष चौरसिया सालों से साल्वर गैंग चला रहा था। साल 2003 में उसने पहली बार प्रतियोगी परीक्षा में साल्वर को बैठाया था। तब से लेकर अब तक इसने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में साल्वर बैठाए और पेपर लीक भी करवाया है। यूपी एसटीएफ ने बताया कि टीईटी पेपर पर भी संतोष की नजर थी। जैसे ही संतोष को पता चला कि पेपर लीक की जांच एसटीएफ करेगी, तो इसने सबसे पहले अपना और अपने साथियों का मोबाइल नष्ट कर दिया। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 10,000 रुपए के सप्लीमेंट बजट को मंजूरी दे दी है। इसमें आकस्मिक खर्चों पर आने वाले राशि को भी शामिल किया गया है। साथ ही भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के खर्च भी शामिल हैं। वहीं 17 जिलों में 22 समूह जल प्रदाय योजनाओं को भी स्वीकृति मिल गई है। इसके जरिए 6,117 गांवों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। इससे इन ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं, नलकूपों पर निर्भरता कम होगी। दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। 1 जनवरी 2022 तक 10 साल पूरे करने वाले डीजल से चलने वाले सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। कार मालिक दूसरे राज्यों में वाहन ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, उन्हें अनापत्ति प्रमाण जारी किए जाएंगे ताकि दूसरी जगह वाहनों का री रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेश के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर आदेश जारी किया था। इससे साफ कहा गया है कि निजी गाड़ी 20 साल बाद और कमर्शियल गाड़ी को 15 साल बाद ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट कराना होगा। इस टेस्ट को पास ना करने वाले वाहनों को चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा। जो गाड़ियां फिटनेस टेस्ट पास करेंगी, उन गाड़ियों को चलाने की अनुमति दी जाएगी। अनफिट गाड़ियों को स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत कबाड़ में भेज दिया जाएगा। इससे पहले दिल्ली परिवहन विभाग भी 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों या 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का ऐलान कर चुका है। विभाग का ऐसा कहना है कि भारी जुर्माना लगाने के अलावा उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा या स्क्रैप कर दिया जाएगा। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार में एक बार फिर देश में ओमिक्रॉन के 14 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब ओमिक्रॉन के कुल केसों की संख्या 45 पहुंच गई है, जहां एक और कर्नाटक में एक ही दिन में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 5 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अब राज्य में ओमिक्रॉन के कुल मरीज 8 हो गए हैं। वहीं दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के 4 नए मामले मिले हैं। दिल्ली में अब ओमिक्रॉन के कुल 10 मरीज हो गए हैं। वहीं हैदराबाद में 4 नए मामले सामने आए हैं। गुजरात के पाटन की हेमचंद्राचार्य यूनिवर्सिटी भवन में
NSUI के कार्यकरों ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग के साथ कार्यकरों उत्तर गुजरात हेमचंद्राचार्य यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंचे थे, लेकिन कुलपति हाजिर न होने से NUSI के कार्यकर यूनिवर्सिटी भवन में सूत्रोच्चार किया और वहीं कैंपस में भूख हड़ताल कर धरने पर बैठ गए। 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों में से एक छात्र की हालत बिगड़ गई। NSUI के छात्रों ने 2 दिन से आंदोलन जारी किया हुआ है। 2 दिन से छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं और स्टूडेंट यूनियन ने ऑनलाइन परीक्षा को लेकर मांग की है। जब तक यूनियन की मांगे यूनिवर्सिटी स्वीकार नहीं करेगी, तब तक ये भूख हड़ताल जारी रखने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि NSUI ने ऑनलाइन परीक्षा करने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ा है। टोहाना राष्ट्रीय मानव अधिकार काउंसिल ने पुलिस के सहयोग से वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाए हैं। सर्दियों में धुंध की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। काउंसलिंग के जरिए कार, मोटरसाइकिल, ट्रक जैसे भारी वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाए गए। स्थानीय DSP टीम मौके पर मौजूद रही। सर्दी के मौसम में धुंध की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मानव अधिकार काउंसिलिंग की टीम और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। इस दौरान स्थानीय DSP बिरम सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। ज्ञात है कि अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और धुंध जो है वो पड़ने लगेगी, जिसमें विजिबिलिटी जो है वो 0% हो जाती है और दूर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिस कारण हमारे वाहनों में जो है आपस में एक्सीडेंट हो जाते हैं और उसमें जान और माल दोनों प्रकार की हानि होती है। इसी को देखते हुए आज राष्ट्रीय मानव अधिकार काउंसिल के द्वारा जो है ये रिफ्लेक्टर व्हीकलों पे लगाने का जो कार्यक्रम है ये शुरुआत की गई है और बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे हमारी जो है वो जन हानि जो है मेन बचाव होता है, ताकि रिफ्लेक्टर लगा होगा तो व्हीकल पे दूर से पता लगेगा कि कुछ चीज़ आ रही है। नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने नोएडा के सबसे मुख्य सेंटर सेक्टर 62, जहां पर सरकारी नौकरियों के एजेंट्स परीक्षाएं होती है, यहां पर एक्टिव एक साल्वर गैंग को पकड़ा है, जो फर्जी और धोखाधड़ी कर परीक्षा देने के नाम पर लोगों से 5 से 6 लाख लेते थे। इसमें मुख्य रूप से SSP DG, ARO इंडियन कोस्ट गार्ड, SSP सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, UPSC, SB, DGT परीक्षा आदि शामिल है। प्रतियोगी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड मिले हैं और अब तक इसमें 5 आरोपी जसवीर, ललित, अनिल, रोहित, राकेश की गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि मुख्य आरोपी हर्षित अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। सभी आरोपी टप्पल क्षेत्र के रहने वाले हैं और अभी तक 10 से 15 लोगों को परीक्षाएं पास करा चुके हैं। जिन भी विभाग की परीक्षाएं इन्होंने पास कराई, जिन विभाग को सूचित करके जिन लोगों की परीक्षा इन्होंने दी है, उन लोगों की भी जांच की जाएगी। हरियाणा में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। खासकर GT बेल्ट के जिलों में धुंध पड़ने से दृश्यता भी बहुत कम हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिन बादल छाने और रात में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। इससे न्यूनतम तापमान गिरने पर पाला जमेगा। मिस यूनिवर्स हरनाज संधू वतन लौट आई है, लेकिन उन्हें कोरोना महामारी और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के चलते 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने उनके सैंपल भी लिए। 8वें दिन रिपोर्ट आने के बाद उन्हें खुद को 7 दिन तक सेल्फ मॉनिटर भी करना होगा। यूपी के अलीगढ़ जिले में पति पत्नी के आपसी रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में अपने दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि वो आदमी अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के साथ एक निर्माणाधीन मकान में ले गए, जहां पति ने अपने दोस्तों के साथ दुष्कर्म किया। पति सहित उसके दोस्तों की हवस का शिकार हुई पत्नी अपनी मां के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले पति और उसके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाना रोरावर पहुंची। पुलिस पीड़ित महिला की तहरीर पर मामले की जांच करने में जुट गई है। फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग भारत की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरपल न्यूज। हर पल आपके साथ।